अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 8 थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके पास। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस आर। रेडियस उन्होंने एक आपके पास इन्फ्लेटेड बैलून है जिसका रेडियस उन्होंने दे दिया 10 सेंटीमीटर है एंड प्रेशर 180 किलो पास्कल। प्रेशर कितना है? 180 किलो पास्कल है। और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फिल किया हुआ है एक बैलून को। इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कितने होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन डेटा लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने आपसे पूछे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आप n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये आपको नहीं पता। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ जाती है जो गिवन है, रेडियस गिवन है बैलून का। बैलून का रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मीटर में लेके जाएं तो 10 डिवाइड बाय 100 या फिर 0.1 मीटर। तीसरी चीज़ उन्होंने दे दी है प्रेशर, P इज इक्वल टू 80 किलो पास्कल। यहाँ पर ना सिर्फ उन्होंने पास्कल दिया तो आप पास्कल में ही चलें, लेकिन ये किलो पास्कल में है तो इसको आप लेके जाना है किलो पास्कल से पास्कल में, तो मल्टीप्लाई करते होते हैं 10 टू पावर 3 से। ये पास्कल में चला गया। उसके बाद दूसरी चीज़ टेम्परेचर जो है, इन्होंने रूम टेम्परेचर का नाम लिया हुआ है, तो रूम टेम्परेचर आपने T लेना है यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। इसको आप केल्विन में ले जाएं। 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन। आर आपको नहीं गिवन, गैस कांस्टेंट ये फिक्स है आपकी बुक में। इस 3 वैल्यूज होती हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर ये वाली वैल्यू चलेगी, जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन। अब स्टूडेंट यहाँ पर जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेके जा रही हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर पता है, रेडियस पता है, टेम्परेचर नहीं पता। सिर्फ हमें वॉल्यूम का ये चीज़ें पता है, वॉल्यूम का नहीं पता। वॉल्यूम के लिए उसने हमें हिंट दे दी है। ये आपके पास बैलून जो है वो स्फीयर शेप का होता है, रेडियस दे दिया है। तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4/3 जो है वॉल्यूम का फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पर, इज इक्वल टू n इंटू आर टी। अब आप वैल्यूज पुट कर लें डायरेक्ट ही। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 180 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 और 3.14 इंटू 0.1 का क्यूब। रेडियस जो है 0.1 है, यहाँ फार्मूले में आर क्यूब होता है, इज इक्वल टू एन नहीं पता, आर आपके पास 8.314 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है। अगर अब मैं वॉल्यूम की बात करूं इस सारे की, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3, जो तो ये टोटल वॉल्यूम आपके पास बनता है 4.19 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया ये सारी चीज़ आपके पास। उसके बाद इज इक्वल टू n इंटू 8.314 इंटू 300। केल्विन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड पे ले जाएं। अब ये सारी चीज़ें उठा के इधर ले आए, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। n इस तरफ लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 180 इंटू 4.19 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300। तो ये सारे जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं कैलकुलेटर में डालने के बाद वो आ रहे हैं 0.3 मोल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है।
आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गई होगी। एक बैलून था जिसमें एयर भरी हुई है और उस पर का प्रेशर है 180 किलो पास्कल, और इस बैलून का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे देखने थे, वो हमने कहाँ से देखे हैं जी, आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो हीट इंजन से रिलेटेड है। हीट इंजन की एफिशिएंसी आप नोट कर लें तो वो होती है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, या दूसरी होती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1। T2 आपके पास लो टेम्परेचर होता है, यानी आपको पता है ना हीट इंजन का। ये हीट इंजन अगर मैं रफ सा बना देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आप जो है वो दो रेजरवायर लेते हैं। एक रेजरवायर हाई टेम्परेचर पे होता है, जैसे ये T1 होता है, और ये 2 हाई लो टेम्परेचर पे होता है। जब भी लो टेम्परेचर आए तो आपने ये समझ लेना है ये क्या हो रहा है, आपके पास सिंक है, ये सोर्स होता है और ये सिंक होता है Q1 माइनस Q2। ये रफ सा मैंने हीट इंजन बनाया है। इधर हम देते हैं हीट देते हैं, Q1 हीट डिलीवर करते हैं जिसका कुछ हिस्सा यूज़फुल वर्क में चला जाता है और बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है हीट सोर्स सिंक को। ये Q1 हीट हम दे रहे हैं तो वो उसका कुछ हिस्सा यूज़फुल वर्क में इंजन में यूज़ होता है और बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाता है सिंक को। सिंक का मतलब सराउंडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसकी डायग्राम बना ली है। कह रहे हैं कि एक हीट इंजन है जो काम कर रहा है बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये आप यूँ समझ लें, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0। तो डेटा लिख लेते हैं। T1 जो हायर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हम केल्विन में लेके जाते हैं 373 हो जाएगा केल्विन में। देखें 273 ऐड कर लेंगे, चले मैं ऐड कर लेता हूँ। 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273। हमें पूछ रहा है एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी मीन ईटा आपने कैलकुलेट करना है। तो चूंकि टेम्परेचर गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। ओके 1 माइनस 273 ओवर 373 इंटू 100। अगर आप इसको एलसीएम से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 373 माइनस 273 ओवर 373 इंटू 100। तो ये तकरीबन आपके पास एफिशिएंसी बन रही है 26.8%। ठीक है, तो एक ऐसा इंजन जो वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर्स में काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 26.8% होगी। इस डायग्राम को रहने देता हूँ, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है। तो थर्ड न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, एक मोल ऑफ परफेक्ट गैस, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस is the cylinder fixed with piston has a pressure P1। एक पिस्टन में रफ सा बना लेता हूँ। इसमें N1 उन्होंने दे दिया है, 1 मोल है। एक गैस है जिसके मोल कितने हैं 1 है, और इसका प्रेशर P1 है, स्टार्टिंग प्रेशर। वॉल्यूम जो है उन्होंने कहा V है, V इज इक्वल टू V, कोई वैल्यूज नहीं दी हुई। टेम्परेचर T है,
इफ़ दिस टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 1 केल्विन, अगर इस टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं 1 केल्विन से, यानी हम इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 1 प्लस टी कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस टी कर देते हैं, तो फिर फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितना था, V था, इसको V1 कह देते हैं चलें, तो V2 जो है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ से न्यूमेरिकल है। इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने दिया था, V था 100 क्यूबिक मीटर। डेटा नोट कर लेते हैं हम। हमारे पास V1 कितना दिया हुआ है, 100 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर T1 जो है वो T उन्होंने कहा है, तो हम उसको ले लेते हैं 273, क्योंकि 1 केल्विन वो बढ़ा रहे हैं तो हम 273 ले लेते हैं केल्विन। उसके बाद प्रेशर P1 की यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल P1 P है, P2 भी P ही है, वॉल्यूम फिक्स है। T2 कितना है, T2 पे ज़रा गौर करें तो ये है 1 प्लस T, मतलब क्या हुआ 273 प्लस 1 है, यानी 274 हो गया हमारे पास। हमें पता करना है V2 कितना होगा अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देते हैं तो हम इसके लिए फार्मूला जो है वो चार्ल्स लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम ज़्यादा होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, ये चार्ल्स लॉ के ज़ुमरे में आता है। तो यूजिंग V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। V2 फाइंड करना है, इसलिए इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं, V1 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। ओके, वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। V1 कितना है, V1 हमारे पास है 100 और T1 कितना है 273 कर लिया था हमने, मल्टीप्लाइड बाय 274 कर लिया। इन सब को सॉल्व करें तो ये बनता है 36 क्यूबिक मीटर, ये बल्कि 137 बनता है V2। ओके 1.37 कितना बनता है 1.37। अब हमने, उन्होंने कहा था क्या पता करें, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये हमारा V2 आया था। अब देखते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया होगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 कितना आया 1.37 माइनस पहला कितना था 100 था, तो इसको माइनस करें तो इतना बनता है 0.37 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, तो आसान सा न्यूमेरिकल था। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 फिर हीट इंजन से रिलेटेड है। अब हीट इंजन के आपको मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन बता दिया था, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर को। द हाई टेम्परेचर ऑफ कार्नट इंजन इज 600 केल्विन, मतलब क्या है, आपको T1 दे दिया, यहाँ पर उसने 600 केल्विन है, ठीक है। सिक्स 600 केल्विन खुद ही केल्विन में दिया हुआ उन्होंने। इफ इंजन एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट, ये जो Q1 होती है वो हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इंजन जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो Q1 से डिनोट होती है, और वो कितनी है 600 जूल। एट लो टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन,
तो T2 उसने दे दिया हमें 400 केल्विन। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन। वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डेटा, इसका नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा में पहली चीज क्या है, पहली चीज हमें उसने दी हुई है टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर दिया T1, T2 भी हमें दे दिया 400, Q1 भी हमें दे दी उसने 600 जूल, और उसके बाद W हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए आपके पास इन दो से आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ईटा एफिशिएंसी। दो मेथड हैं इसके, ठीक है। आप एफिशिएंसी निकालें और उसकी जगह ये पुट कर दें। जैसे एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमारे पास क्या होती है, W, ठीक है। तो आउटपुट ओवर इनपुट क्या होती है, Q1, यही है ना। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और हीट इंजन में क्या मसला आता है, हीट इंजन में हम हीट देते हैं, हीट क्या हमारा इनपुट क्या होती है, हम उसको Q1 हीट दे देते हैं, Q1 हीट देते हैं, और वो इसको यूजफुल वर्क में, ये उसकी आउटपुट होती है, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ईटा को फिर हम, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर है, हम इसको ईटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 ओवर T1 इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ये कर सकते हैं हम। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस T2 कितना है, 600 है, 400 ओवर 600 इज इक्वल टू W हमारे पास नहीं पता, क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है। Q हमें पता है कितनी है, 600 जूल है। ये 0 0 से कैंसिल करें तो ये बनता है 6 माइनस 4 2 ओवर 6 इज इक्वल टू W ओवर 600। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या इसको इधर कैंसिल कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू W ओवर 100, या फिर W कितनी आ जाएगी, 600 जूल। यहाँ पर आपको ईटा को 100% भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले आप ये काम कर लें, ईटा निकाल लें, ठीक है। तो ये कितना बनता है, अब 100 इंटू, इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, ये 0 0 से कैंसिल, तो 6 माइनस 4 ओवर 6, 100 इंटू 2 ओवर 6, इससे कैंसिल हो रहा है, 100 इंटू 0 पॉइंट, और इस पर डिवाइड करें तो कितना आता है, 3, तकरीबन 0.33। ये हमारे पास कितनी बन रही है, 0.33 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको मिलता है 33। इसको 100 से नहीं मल्टीप्लाई करें, एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इसी को कैलकुलेट करना है। ये बन रहा है 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 600 इज इक्वल टू W। देखें ये 600 इधर आके मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, और ये तकरीबन बन रही है W इज इक्वल टू 204 का जूल। स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, एफिशिएंसी आप पहले अलग से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का ये फार्मूला है जो कितना आता है, 2/6, ठीक है। 2/6 को आप इक्वल रख लें इसके 600 के। जैसे आपने ये निकाला ना, ये वाला, ये ईटा कितना है, 1 माइनस 400 ओवर 600 है। इसको आप सॉल्व करें तो बनता है 2/6, ठीक है, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू W ओवर 600। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टी इसको ऊपर करते हैं, W ओवर 600 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो 0.33 आती है, तो W कितना बन जाएगा, 204 का जूल।
तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने इधर इस तरह से कर लिया डायरेक्ट, आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में फार्मूला अब चेंज हो जाएगा। हमने एम सी डेल्टा टी इधर तो नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल 220 वाट इमर्शन हीटर इज यूज टू बॉयल 136 ग्राम ऑफ वाटर। एक हीटर है जिसकी पावर उन्होंने दे दी है 220 वाट है, और मैस ऑफ वाटर उन्होंने दे दिया 136 ग्राम, या फिर इसको केजी में ले जाते हैं 136 डिवाइडेड बाय 1000 भी कर सकते हैं, और आप मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 उन्होंने आपको दिया कि पानी का टेम्परेचर कितना था, 23.65 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कहाँ तक लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट T2 कितना है, 100। ठीक है, तो केल्विन में तो लेके जाना मजबूरी है, इसलिए हम इसको डेल्टा टी लिख देते हैं। डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1। इसको मैं लेके जाता हूँ केल्विन में, तो 273 प्लस 23.5 इज इक्वल टू 296.5 केल्विन, और ये तो डायरेक्ट 373 केल्विन है। तो कितना आ रहा है, 3973 माइनस 296.5, ये आपके पास बनता है 74.5 केल्विन है। ठीक है, ये केल्विन में हम ले गए हैं डेल्टा टी की। देखें यहाँ डेल्टा टी भी चाहिए। उसके बाद टाइम भी हमें नहीं पता, टाइम कितना होगा। अब आपको पिछली क्लास में जाएं तो आपने एनर्जी पढ़ी हुई है, किसके इक्वल होती है, पावर डिवाइडेड बाय टाइम, पढ़ा हुआ है ना। तो टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए खैर हम फार्मूले यूज़ करेंगे। अब आपने एनर्जी यहाँ पे किसके इक्वल रखनी है, ये मेन फार्मूला आपका यहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है, फार्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको चाहिए, तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। तो हम अब यहाँ पर पहला काम क्या करते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब हीट एनर्जी के लिए भी आपको यहाँ पर एक नई चीज़ करनी पड़ेगी। हीट एनर्जी होती है Q ओवर T, Q ओवर T। तो Q ओवर T इज इक्वल टू, मैं अगर रख देता हूँ एम सी, Q किसके इक्वल होती है, एम सी डेल्टा टी के। Q किसके इक्वल है, एम सी डेल्टा टी के। अब आप गौर करें, आपको डेल्टा टी तो पता है, एम भी पता है, सी जो है वो फिक्स होती है 4200 जूल पर केल्विन, जो आपको दी हुई होगी। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है इसका टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, Q ओवर T इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यही वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं टी वाला। ठीक है, तो Q किसके इक्वल है, Q ओवर T हम लगा देते हैं पावर के इक्वल है। T को मैं ले जाता हूँ उस तरफ, तो T इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पावर।
ठीक हो गया। m आपके पास कितना है 0.136, c जो है वो फिक्स होती है 4200, डेल्टा t हमने निकाला हुआ है 74.5 और पावर उन्होंने दी थी 220 वाट। टाइम आपको इस तरह से मिल जाएगा 193.4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव एफिशिएंसी ऑफ 50%। एक हमारे पास दो हीट इंजन है, पहला जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी है 50%। चेंज द हीट सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 70%। उसकी दूसरी एफिशिएंसी कितनी आ गई 70%। ठीक है, हीट सोर्स उन्होंने चेंज किया। फाइंड द टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन टू हीट सोर्सेस। हमने फाइंड क्या करना है डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अब देखें टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल की बात होगी तो वो फाइनल टेम्परेचर हमने इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता, हम दूसरा टेम्परेचर फर्स्ट कर लेते हैं, वो है रूम टेम्परेचर। उन्होंने दिया नहीं हुआ तो रूम टेम्परेचर हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो T1 हम यहाँ पर ले लेंगे रूम टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं इसको। तो ये होता है केल्विन में 227 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। हमें डेल्टा टी जो है वो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस किसी तरह से पता करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का नॉलेज है इसको यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी हमें पता है क्या होती है 1 माइनस T2/T1। इससे हम किस तरह से टेम्परेचर T1 निकाल लेते हैं। टेम्परेचर T1 एफिशिएंसी जो है हमें दी हुई है 50% इज इक्वल टू 1 माइनस T2। उन्होंने हमने यहाँ पे खुद से 300 केल्विन लिया हुआ है तो T1 हमने कैलकुलेट करना है। 50% का मतलब क्या होता है 50/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय T1। इसको देखें 0.5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 300/T1। इसको मैं उधर ले जाता हूँ और 300 को इधर ले आता हूँ क्योंकि वो माइनस में है ना, तो 1 माइनस 0.5, तो ये बन रहा है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब मज़ीद देखें इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू T1, यानी इसको मैं इधर नीचे ले आता हूँ तो 0.5 हो गया। तो ये अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो ये 600 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर T1 जो है वो आ रहा है। अब हम किसी तरह से दूसरे जो हीट सोर्स है उसका टेम्परेचर भी निकालते हैं, एफिशिएंसी दूसरी जो उन्होंने दी हुई 70% उसकी हेल्प से। ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें डेल्टा टी किसी तरह से पता करना है। तो चलें इसको भी निकाल लेते हैं, इधर ही कर लेता हूँ मैं। एफिशिएंसी 2 जो है वो हमारे पास है 70%। चूँकि टेम्परेचर का मसला है तो एफिशिएंसी जो है वो लिख देते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। वही सब कुछ काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो देखें ये हमारे पास है 70/100। 70% का मतलब कितना है 70/100। चलें पहले स्टेप में मैं परसेंट में लिख देता हूँ 1 माइनस T2/T1। T2 हम यहाँ भी कितने लेंगे 0.7 लिख देता हूँ मैं 7% को इज इक्वल टू T2 में ले लेता हूँ 300/T1। अब वही काम है, इसको 7 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 300/T1 इधर ले आता हूँ मैं, तो 1 माइनस 0.7 300 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 0.3 हो गया। 0.3 को नीचे ले आते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू T1। अगर इसको सॉल्व करें 0.3 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये
1000 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, जब हमने दूसरी हीट यूज़ की तो इतना टेम्परेचर जो है डिफरेंस T1 जो है वो इतना आ रहा था उस हीट पे। अब हमें उन्होंने कहा है दोनों का डिफरेंस निकालें, तो डेल्टा टी क्या होगा बेसिकली पहली की एफिशिएंसी वाला माइनस सेकंड की एफिशिएंसी माइनस फर्स्ट की एफिशिएंसी, ये वाला टेम्परेचर हम लिखेंगे T2 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो ये 400 केल्विन आ गया टेम्परेचर। ठीक है, देखें हीट इंजन जैसे में डिपेंड करता है इन दो टेम्परेचर्स के डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। ये तो आपने एफिशिएंसी के टॉपिक में अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दो रेजरवायर्स का, ये हॉट रेजरवायर होता है, ये कोल्ड रेजरवायर, ये सोर्स, ये सिंक, दोनों के डिफरेंट नेम है। जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कार्नट इंजन दोबारा आ गया हमारे पास, तो इसमें बाकी डेटा तो मैं रेज करता हूँ, इसी से आपको समझाऊंगा इसको। तो कार्नट इंजन है हमारे पास एक, एब्जॉर्ब अमाउंट Q1 कितनी कर रहा है, इतनी अमाउंट Q एब्जॉर्ब कर रहा है एट टेम्परेचर T1 कितना है, T है, हमें नहीं पता कितना है लेकिन T है। फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टेम्परेचर T/3, T2 कितना दिया हुआ है उन्होंने कि पहले टेम्परेचर का थर्ड हो गया वो, और ये Q2 जो है हमें किसी तरह से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम ईटा यानी एफिशिएंसी का सहारा लेंगे। ओके, पहले डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, T1 हमारे पास कितना है, T है, T2 कितना है, T/3 है, पहले टेम्परेचर का थर्ड पार्ट, Q1 हमें दे दी उन्होंने Q, और Q2 हमसे कह रहे हैं वो फाइंड करें। ठीक है, तो हम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 वाली बात कर सकते हैं। अगर एफिशिएंसी की जगह चूंकि यहाँ टेम्परेचर है मैं उनको ले लूँ तो वो क्या होंगे हमारे पास 1 माइनस T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये लिख देता हूँ मैं यूजिंग। अब 1 और 1 तो कैंसिल हो रहे हैं, माइनस साइन भी कैंसिल कर दें तो क्या आ जाता है, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। T2 ओवर T1 है ये, तो चलें जी, T2 हमारे पास कितना है, T/3 डिवाइडेड बाय T। ओके, T1 T है ना, Q2 कितनी है वो हमने पता करनी है, और Q1 कितनी है वो कितनी है, Q है। Q1 कितनी है, Q। ओके, अब देखें यहाँ पर T और T तो कर रहा हूँ मैं कैंसिल, Q2 कितनी आ जानी है हमारे पास, बाकी क्या बचा है हमारे पास, चलें इसको भी लिख लें। अब पहले बल्कि कैंसिल में नहीं करता, इसको T/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/T में लिख देता हूँ इसको, ऐसे एक्सप्रेशन को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये सॉल्व कैसे किया था मैंने। ये T से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, Q को मैं इधर ले जाता हूँ, Q/3 इज इक्वल टू Q2 हो गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज़ तो नहीं थी ना, हमने इनको काट करना था। इस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे बायो वाले होते हैं उनको नहीं पता होता, तो मैंने T/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/T लिख दिया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/T, तो T से कैंसिल हो गए, Q को मैं इधर ले आया हूँ, Q/3 इज इक्वल टू Q2 हो गया। ये हमारे पास सेकंड जो हीट है वो कार्नट इंजन की रिजेक्टेड हो गई, यानी टेम्परेचर भी 3 टाइम कम हुआ तो हीट भी 3 टाइम कम आ गई। लास्ट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी से रिलेटेड, तो पहले मैं एंट्रोपी का आपको बताता हूँ एंट्रोपी क्या चीज़ है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे।
तो एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर जो होता है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। डेल्टा एस यहाँ पर होती है एंट्रोपी, डेल्टा क्यू जो सिस्टम में हीट जाती है, और टी क्या होता है, उसका टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है उसमें। यानी कि सिस्टम में अगर हीट इंटर होती है तो उस सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, ज़्यादा हो गया तो फिर उस सिस्टम का डिसऑर्डर वो ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं एंट्रोपी। ये सारा टॉपिक आपने तफसील से दिया होगा। आपको यहाँ से ये पता चल रहा है डेल्टा एस क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। जितनी ज़्यादा हीट किसी सिस्टम को देते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, और जितना ज़्यादा डिसऑर्डर आएगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 500 joule of energy is required to melt 2 gram of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्यू दे दी उन्होंने, कितनी है, 500 जूल। मैस कितना दिया हुआ है उन्होंने, 2 ग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ वाटर। कितनी एनर्जी चाहिए, 200 जूल है, और टेम्परेचर उन्होंने दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब के 273 का केल्विन। ओके, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 70 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट चेंज इनटू आइस एंड रेफ्रिजरेटर। तो दो काम है यहाँ पर, एक आइस जो है उसको हमने मेल्ट किया था, ये आइस थी 2 ग्राम की, मेल्ट हो गए 500 जूल में, इसको हीट मिली और ये कन्वर्ट हो गई वाटर में। अब वो कहते हैं 70 ग्राम अगर वाटर हो आपके पास, उसको वापस आइस में बनाना हो। ये तो पहला सिस्टम था ना, ये आइस से जा रही है वाटर में। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कहते हैं, अगर वाटर आपके पास हो और उसको आइस में लेके जाना हो तो कितनी एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, वाटर जो है आपको पता है वो उसमें डिसऑर्डर होता है उसके मॉलिक्यूल्स में। आइस जो है उसके मुकाबले में, आइस के मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे होते हैं, तो इनमें ऑर्डर होता है किसी ना किसी तरह का। इसमें एंट्रोपी कम होती है और उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होती है। मैं रफ स्केच बना रहा हूँ आइस का। ठीक है, देखें आइस में वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो फिक्स पोजीशंस पे होते हैं, तो इसमें एंट्रोपी कम होगी और वाटर में एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, इसमें चूंकि मेल्ट हुआ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे निकलती है, टोटल हीट जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी डिवाइडेड बाय मैस, या इसको अगर आप फार्मूला में यहाँ से निकाला है, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक जो केजी मैस होता है या गिवन मैस को आप कन्वर्ट करें सॉलिड को लिक्विड में, तो वो फ्यूजन की हीट होती है। इसी से मैंने क्या निकाल लिया, एल एफ। इसको देखें, एल एफ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय मैस। तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो एल एफ मेरे पास कितनी आ रही है, 250 जूल पर ग्राम। तो इसमें चूँकि हमने कन्वर्ट नहीं करना होता मैस को केजी में, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ा है। अब आ जाते हैं दूसरा काम आता है, ये आपके पास फ्यूजन थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ से वाटर को वापस लेके जा रहे हैं उसमें आइस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली तो आपके पास सॉरी मेल्टिंग की थी और ये आ गई फ्यूजन की। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही फार्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। ठीक है, हम देखते हैं हीट हमें कितनी चाहिए। जो हमने ऊपर हीट फाइंड की है वही यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। मैस हमें दे दिया -70। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें गौर तलब हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
इनटू कितना आ रहा है 250। ठीक है, टोटल हीट कितनी बन रही है -1705 का 17,500 जॉल है। अब यहाँ पर देखें डेल्टा, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन इसलिए एंटर की है, आइस में क्या होता है आर्डर, और ये जा रही है किधर डिसऑर्डर में, तो टेन इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। लेकिन जब मैं, या फिर आसान अल्फाज में यूँ करें, हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जा रही है तो प्लस होगी, आइस में हीट जाती है ना तो प्लस में, वापस जब वाटर वापस जाएगा जब आइस में तो फिर हीट क्या होगी नेगेटिव होगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल दी है, क्योंकि सिस्टम जो है वो रिवर्स हो रहा है। पहले में क्या था, मैस आइस कैसे ख़त्म होती है, वाटर में कैसे आती है, उसके अंदर हीट एंटर हो रही है ना, जब हीट एंटर होती है तो पॉजिटिव ली जाती है डेल्टा क्यू, और जब सिस्टम को छोड़ रही होती है तो फिर नेगेटिव ली जाती है। अब जब वाटर आइस में जाता है तो फिर सिस्टम जो है वो सिस्टम से हीट निकल रही है, तब ये नेगेटिव ली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। डेल्टा एस कितनी है -17,500 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, उन्होंने कहा वो था रूम टेम्परेचर करो, तो ये डेल्टा एस कितनी आ जाएगी -64.1 जूल पर केल्विन। यहाँ से पता चल रहा है कि जब वाटर किस में जाता है आइस में, तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होती है। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपको याद रखना चाहिए। तो कहाँ पॉजिटिव लगानी है कहाँ नेगेटिव, ये मैंने शुरू में तभी आपको डायग्राम से समझाया था कि क्या करना है आपने। कब पॉजिटिव, यहाँ मैंने पॉजिटिव शुरू में लगाई थी लेकिन इधर मैंने नेगेटिव लगा दी। नेगेटिव इसलिए लगाई थी कि चेंज इन एंट्रोपी का इशू आ रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल थोड़े बहुत समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर हूँ।